Hello and welcome back to the channel, guys. Yet another video on balance of payment. This is the related topic with this topic is related with economics, and this covers CBSE, ISC, BCom, BBA. Almost all every fields are covered in this topic. Let's start with this topic. This is a very interesting topic from macroeconomics, and this topic basically हम लोग को ये आइडिया देता है या हम लोग को बताता है कि कैसे हम लोग दो देशों के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होता है उन सारे ट्रांजैक्शंस को कैसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली एक स्टेटमेंट है जिसको प्रिपेयर किया जाता है ताकि ताकि ये हम लोग को पता चल सके कि आपके एक्सक्यूज मी आपके होम कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जैसे इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में क्या क्या ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व है वो हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ते हैं। तो देखिए जैसे कि डेफिनेशन सामने ही आपके सामने हाईलाइटेड है। देखिए हम रीड आउट करते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंट स्टेटमेंट। ओके, इट इज एन अकाउंट स्टेटमेंट that provides systematic record of all economic transaction between resident of a country and rest of the world in a given period of time। मतलब गिवन पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक साल के अंदर होम कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होता है वो हम लोग करंट अकाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं। अब सॉरी बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और एक है आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ये क्या है हम लोग बाद में पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ब्रीफ में अगर पूछा जाए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है तो आप ये बोल सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट है जो ये दिखाता है कि आपके होम कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो रहा है ड्यूरिंग अ ईयर। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में बेसिकली दो साइड्स होते हैं। ठीक है, जो पहला साइड होता है वो होता है क्रेडिट साइड। यूजुअली अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट इज द लेफ्ट साइड एंड क्रेडिट इज द राइट साइड, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाते वक्त credit becomes the left side and debit becomes the right side. Credit side may we record all the inflow of cash from rest of the world in your home country, and debit side records all outflow of cash from your country, मतलब from the home country to rest of the world। ये टू एंड फ्रॉम का स्टोरी है। क्रेडिट में आप जो भी देख रहे हो वो सारा इनफ्लो है और डेबिट में आप जो भी देख रहे हो वो सारा आउटफ्लो है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ इस तरीके का होता है, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको दिखेगा क्रेडिट साइड पे रिसीप्ट लिखा है और पेमेंट डेबिट साइड में हमने पेमेंट लिखा है। क्रेडिट साइड में वो सारा एंट्रीज किया जाता है जहां से कैश का इनफ्लो होता है आपके देश में होम कंट्री, और डेबिट साइड में वो सारी चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है जो आपके कंट्री से मतलब होम कंट्री से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को किया जाता है। और हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट को दो सिचुएशंस पे डिवाइड करते हैं। एक होता है करंट अकाउंट जो कि आपको दिख रहा होगा। ये पार्ट जो है इस पार्ट को हम लोग करंट अकाउंट में डालते हैं। अगर आपको पूछा जाए व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, तो ये जो पार्ट जो रेड में मार्क किया हुआ है ये पार्ट करंट अकाउंट के अंदर आता है, उसी के अंतर्गत इसको लाया जाता है। तो देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट। जो पहला कंपोनेंट है वो है आपका एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ऑपोजिट में इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो मतलब आपके देश से सामान जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाता है, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट मर्चेंडाइज गुड्स, तो करेंसी का इनफ्लो होता है। सिमिलरली अगर हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मर्चेंडाइज खरीदते हैं इसको इंपोर्ट ऑफ गुड्स बोला जाता है। वन वर्ड में अगर बोला जाए तो ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को हम लोग विजिबल ट्रेड भी बोलते हैं। विजिबल क्योंकि यहाँ पे गुड्स इन्वॉल्व है, इसको हम लोग विजिबल ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। और जो इंपोर्ट्स ऑफ गुड है उसको भी हम लोग विजिबल ट्रेड के नाम से ही जानते हैं। सर विजिबल क्यों बताया? क्योंकि बाबू आपको नीचे भी चल के मिलेगा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और फिर आपको यहाँ पे मिलेगा इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अब ये सर्विसेज का बात जब आता है तो ये विजिबल नहीं, ये बन जाता है आपका इनविजिबल।
सर्विसेज जो होता है वो इनटैंजिबल होता है, इसीलिए हम लोग उसको इनविजिबल ट्रेड से भी रिलेट करते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जैसे मान लीजिए अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मतलब फॉरेन से या अब्रॉड से कोई भी इंडिया में आता है विजिट के लिए, फॉरेन ट्रिप के लिए, तो हम लोग उस दौरान उसको जो भी सर्विस देते हैं वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होता है। सिमिलरली अपने जब अब्रॉड जाते हैं फॉरेन टूर के लिए, तो उन लोगों से उस वक्त जो सर्विस मिलता है उसको हम लोग इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज मानते हैं। अब फिफ्थ वाला जो नेक्स्ट जो आइटम है वो है यूनिलैटरल रिसीट्स, और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा यूनिलैटरल पेमेंट्स। तो सर यूनिलैटरल रिसीट्स और यूनिलैटरल पेमेंट क्या है? ये सारे रिसीट्स और पेमेंट्स को हम लोग बोलते हैं नो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। आई रिपीट, इन सारे चीजों को हम लोग बोलते हैं नो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। इसका मतलब यूनिलैटरल ट्रांसफर्स के अंदर जितना भी ट्रांजैक्शन होता है वो, उसमें कोई एक्सचेंज रिलेशनशिप नहीं होता है। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल आपको कोई स्कॉलरशिप मिला है, या मान लीजिए दूसरे देश से अपने देश को किसी तरीके का ग्रांट, एड या हेल्प मिलता है, डोनेशन, चैरिटी, गिफ्ट्स, स्कॉलरशिप्स, ये सब इन सब चीजों में आता है। अगर आप रिसीट कर रहे हैं मतलब इन सब सोर्सेज से पैसा आ रहा है, तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं और इसको बोलते हैं यूनिलैटरल रिसीट्स। और अगर हम इन सब सोर्सेस में पैसा देते हैं, जैसे अगर इंडिया किसी दूसरे कंट्री को चैरिटी करता है, किसी तरीके का ग्रांट, एड या हेल्प प्रोवाइड करता है, तो वो अपने यूनिलैटरल पेमेंट्स में आता है। तो याद रखिए बाबू, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स को नो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन बोला जाता है। मतलब कि अगर आपको किसी कंट्री से एड या हेल्प या किसी से स्कॉलरशिप मिला है तो रिटर्न में आपको भी ऐसा करना है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। अगर कोई पुअर कंट्री है और इंडिया उसको मदद करता है, ठीक है, तो रिटर्न में वो भी मदद करेगा, ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखा जाता। इन सारे ट्रांजैक्शंस में कोई एक्सपेक्टेशन, कोई रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रखे बिना इन चीजों को परफॉर्म किया जाता है। और करंट अकाउंट का आखिरी आइटम जो है वो है इनकम रिसीट्स फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने फॉरेन में इन्वेस्ट वगैरह किया है, तो वो चीजों को हम लोग इन, और वहां से वो जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है वहां से कुछ भी इनकम अगर अर्न होता है अपने कंट्री को, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकम रिसीट्स फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली अगर कोई फॉरेन का बंदा अगर मेरे होम कंट्री में इन्वेस्ट करता है तो उसको यहाँ से रिटर्न मिलता है, मतलब तब इंडिया उसको रिटर्न देता है उस कंट्री को, या उस कंट्री में उस पर्सन को जिसने इन्वेस्टमेंट किया है मेरे देश में, तो वो पेमेंट साइड पे आ जाता है। तो बेसिकली चार आइटम्स है जो करंट अकाउंट में आता है। एक हो गया विजिबल ट्रेड, दूसरा हो गया इनविजिबल ट्रेड, तीसरा हो गया यूनिलैटरल ट्रांसफर, और चौथा हो गया इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड। तो इन चारों कंपोनेंट्स को अगर आप एक साथ इन द सेंस, आप देखिए स्क्रीन पे, जैसे विजिबल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कुछ ना कुछ अमाउंट रहेगा। सिमिलरली एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का कुछ ना कुछ अमाउंट रहेगा। यूनिलैटरल रिसीट पेमेंट्स का कोई अमाउंट रहेगा। प्रैक्टिकली सम्स भी पूछा जाता है कुछ कुछ लेवल्स में, जैसे कि सीबीएसई में बैलेंस ऑफ पेमेंट के बेसिस पे स्मॉल कैलकुलेशंस बेस्ड सम्स आता है, तो उसमें आपको पूछता है कि बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट कैलकुलेट करके दिखाओ, और सारा डेटा प्रोवाइड किया हुआ रहता है। तो अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स, इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मतलब इन सभी चीजों का, जैसे 1 - 2, 3 - 4, 5 - 6 एंड 7 - 8, अगर इन सभी चीजों का आप नेट रिजल्ट कैलकुलेट करते हो और उन सारे नेट रिजल्ट्स को अगर आप ऐड करते हो, तो जो चीज निकल करके आता है उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। अगर आपको समझ में नहीं आया, टेंशन का कोई बात नहीं है, हमने नीचे एक फॉर्मेट प्रेजेंट ऑलरेडी किया है, देखिए यह है वो फॉर्मेट। जैसे अगर आप विजिबल एक्सपोर्ट और विजिबल इंपोर्ट को सब्ट्रैक्ट करो तो आपको आएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड, इनविजिबल का करो तो आपको आएगा बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड, यूनिलैटरल रिसीट्स और यूनिलैटरल पेमेंट को माइनस करो तो आपको आएगा बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर। और जैसे ही आप इन तीनों को ऐड करोगे, मतलब अगर आप
ए प्लस बी प्लस सी करते हो, तो जो चीज निकल करके आता है उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। ये देखिए, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। तो यहाँ से आपको सवाल, बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल वो पूछा जाता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट क्या है। कंपोनेंट पूछा जाए तो ये चार नाम जो हमने आपको बताया वो चार नाम आप मेंशन करना। और जैसे आपको बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट पता चल जाए, वैसे ही एक दूसरा आइटम भी उसके साथ हम लोग ऐड करते हैं, ऐड ऑन करते हैं, और अब उसके बारे में बात करते हैं। वो है कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट। आई रिपीट, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट। बेटर होगा अगर हम इसको ऐसे बोले, ऑटोनोमस, autonomous capital receipt and autonomous capital payment. Autonomous in the sense these are not dependent on BOP. These transactions, all the in fact all the transactions in BOP किसी हालात पे डिपेंडेंट नहीं है। ये सारे इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस है, जितना होगा उतना ही आएगा। ये कोई मेजरमेंट्स या किसी चीज को दिमाग में रख करके इन ट्रांजैक्शंस को नहीं परफॉर्म किया जाता है। तो ये जो कैपिटल रिसीट है और कैपिटल पेमेंट है, अगर आपको इनफ्लो हो रहा है कैपिटल का आपके देश में, तो वो कैपिटल रिसीट माना जाता है, और आपके देश से अगर आउटफ्लो हो रहा है तो उसको कैपिटल पेमेंट माना जाता है। अब बेटा जी, इसमें भी तीन कंपोनेंट्स है। आपको ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है कि आपको करंट अकाउंट का कंपोनेंट्स क्या क्या है और कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट्स क्या क्या है, ये याद रखना जरूरी है। कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट देखिए, हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया। सबसे पहला, बोरोइंग एंड लेंडिंग। अगर आप बोरो करते हो तो वो कैपिटल रिसीट है, अगर आप लेंड करते हो दूसरे देशों को तो वो कैपिटल पेमेंट है। इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, अगर आपके देश में इन्वेस्टमेंट होता है देन दैट्स अ कैपिटल रिसीट। अगर आप दूसरे के देश में इन्वेस्ट करते हो तो वो होता है कैपिटल पेमेंट। अब इसमें दो एस्पेक्ट है, उसको याद रखना जरूरी है। एक है एफडीआई, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक होता है एफपीआई, जिसे हम बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सर, दोनों के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। चलिए, इन दोनों के बारे में ब्रीफ में आपको आइडिया देते हैं। ये आइडिया सफिशिएंट होगा, उसके बाद आप अपने किसी भी टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एफडीआई मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अगर अब्रॉड का कोई इंसान इंडिया में आके एक एसेट एक्वायर, कंपनी एक्वायर करता है, या एक नया से एक कंपनी सेटअप करता है और उसको वहां से बैठ करके रन करता है, इसको एफडीआई बोला जाता है। सिचुएशन क्या है इसमें, कि उस बंदे का इस कंपनी के ऊपर या इस न्यू स्ट्रक्चर के ऊपर जो इसने एस्टैब्लिश किया है अपने देश में, उस पर डायरेक्ट कंट्रोल रहता है। एफडीआई में जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है उसके पास उस एसेट का डायरेक्ट कंट्रोल रहता है। वेरएज एफपीआई उल्टा होता है। एफपीआई में हम लोग किसी कंपनी या किसी एसेट को अक्वायर नहीं करते, हम लोग किसी जगह पे किसी कंपनी में, मान लीजिए किसी का शेयर्स खरीदते हैं, हम लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो शेयर्स वगैरह या सिक्योरिटीज वगैरह में इन्वेस्ट करने से क्या होता है, उस एसेट पे अपना डायरेक्ट कंट्रोल नहीं आता। यही एक फर्क है एफडीआई और एफपीआई में। जैसे मान लीजिए अगर कल दिन एप्पल इंडिया में आता है, अपना एक इस्टेब्लिशमेंट शुरू करता है और यहीं पे असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग चालू करता है, तो वो आप बोल सकते हैं एफडीआई, उसको आप एफडीआई बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर इंडिया का कोई बंदा फॉरेन में जा करके ऐसे ही कोई कंपनी पूरा अक्वायर करके रन करता है, तो वो भी एक तरह का एफडीआई है। चाइना में सबसे ज्यादा एफडीआई होता है क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है बहुत इजीली अवेलेबल होता है। एफडीआई किस देश में ज्यादा होगा या कम होगा डिपेंड करता है वहाँ पे टेक्नोलॉजी, रिसोर्स, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। जहाँ पे ये सारा चीज फेवरेबल होता है वहां पे मल्टीनेशनल कंपनीज जाके एफडीआई करते हैं। और एफपीआई में हम लोग सिंपली आइदर अब्रॉड वाला कोई होम कंट्री से या होम कंट्री से कोई अब्रॉड अब्रॉड वाले के देश में, उन्हीं के किसी देश के कंपनी में शेयर्स एक्वायर करते हैं, जिससे अपने पास डायरेक्ट कंट्रोल कभी भी नहीं आता है। तो ये था एफडीआई और एफपीआई के बारे में। ये था दूसरा कंपोनेंट कैपिटल ट्रांजैक्शन के अंदर, और तीसरा कंपोनेंट है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ये तीनों कंपोनेंट्स मिल करके कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट बनता है। अब अगर कैपिटल रिसीट को कैपिटल पेमेंट के साथ आप सब्ट्रैक्ट करते हो, तो जो नेट रिजल्ट निकल के आता है उसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। ये देखिए, सॉरी कैपिटल अकाउंट, एक्सक्यूज मी, सॉरी।
बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। अब जो नेट रिजल्ट बैलेंस बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट से आया है और जो नेट रिजल्ट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट से आया है, इन दोनों को अगर आप सम कर दे, इन दोनों का अगर आप एडिशन कर दे, तो जो चीज फाइनली निकल करके आएगा उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो ये पूरा पिक्चर है बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे आता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट is basically the sum of balance of current account and balance of capital account. Current account में चार components है। I'll repeat one more time: visible export, invisible export, visible trade, invisible trade, unilateral transfer, income receipt and payment to and from abroad. ये हो गया components of current account। और capital accounts का components क्या क्या हो गया? lending and borrowing to and from abroad, investment to and from abroad and foreign exchange। तो ये सब मिल करके पूरा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट पूरा मिल करके बनता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब जैसे आपको पता होगा कि हम लोगों ने पहले कहा कि बीओपी एक स्टेटमेंट अकाउंट है। तो एक अकाउंट को अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखें तो उसका दोनों साइड जो है वो बैलेंस होना चाहिए, मतलब डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, डबल एंट्री सिस्टम। बीओपी जो है बहुत हद तक डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। बहुत हद तक क्या, डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। इसका क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये इक्वल हो नहीं पाता है। इकोनॉमिक सेंस पे बैलेंस ऑफ पेमेंट कभी भी, बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये दो साइड, ये दो साइड कभी भी आपस पे इक्वल नहीं हो पाता है। पर अकाउंटिंग सेंस में ये इक्वल हो जाता है, क्योंकि हम लोग इसको इक्वल कर देते हैं। वो कैसे करते हैं वो लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल देखते हैं कि अगर इसका दोनों साइड इक्वल हो जाए तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं। अगर इसका रिसीट और पेमेंट दोनों इक्वल हो जाए, वी कॉल इट अ बैलेंस्ड बीओपी, बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर इसका रिसीट साइड पेमेंट से बड़ा है, वी कॉल इट अ सरप्लस बीओपी, क्योंकि रिसीट बड़ा है ना, तो इनफ्लो ज्यादा हुआ है, आउटफ्लो कम हुआ, तो वी कॉल इट अ सरप्लस। सिमिलरली अगर पेमेंट छोटा है, सॉरी पेमेंट बड़ा है और रिसीट छोटा है, इन दैट केस वी कॉल इट अ डेफिशिट बीओपी, क्योंकि वो एक अनफेवरेबल सिचुएशन है। डेफिशिट को आप एडवर्स भी बोल सकते हैं या अनफेवरेबल सिचुएशन भी बोल सकते हैं। सरप्लस को आप बहुत हद तक फेवरेबल बोल सकते हैं, क्योंकि भले बीओपी बैलेंस नहीं किया हो, लेकिन वो सिचुएशन आपके हक पे है, क्योंकि आपका इनफ्लो ज्यादा है और आउटफ्लो कम है। अब एक छोटा सा डिफरेंस पढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले, कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या फर्क है। बहुत ज्यादा फर्क है बेटा जी। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है उसमें तो बस विजिबल आइटम्स रहते हैं, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर, सभी कंपोनेंट्स को मिला करके बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाया जाता है। उसके बाद बैलेंस ऑफ ट्रेड में कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, वेल एज बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट और कैपिटल दोनों नेचर्स के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक छोटा सा पार्ट है, इसीलिए वो एक नैरो कंसेप्ट है। वेल एज बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, क्वाइट अ वाइडर कॉन्सेप्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस। करंट अकाउंट में जैसे आपको पता है, करंट अकाउंट वो सारे ट्रांजैक्शंस को अपने अंदर इंक्लूड करता है जो कि करंट लेवल ऑफ कंट्रीज इनकम को चेंज कर सकता है। whereas बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज ऑल अबाउट चेंज इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ द कंट्री। आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल जो कॉन्सेप्ट है वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, और करंट अकाउंट क्योंकि वो current account includes all those transactions which are related to current level income of the countries. Thus, current account is a flow concept, whereas capital account is a stock concept. और लास्ट वाला सर ब्लैंक रख दिए, क्योंकि वो हमने आपके सामने भरना था। क्या भरना था? करंट अकाउंट क्या क्या इंक्लूड करता है। करंट अकाउंट में हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड डाल सकते हैं, हम लोग बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड डालते हैं, हम लोग यूनिलैटरल ट्रांसफर डालते हैं। ये सब कुछ मिल करके करंट अकाउंट बनता है। वेयर अगर आप कैपिटल अकाउंट देखो तो कैपिटल अकाउंट में हम लोग सिर्फ कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल पेमेंट, इन दोनों चीजों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये आपका डिफरेंस होता है करंट और कैपिटल अकाउंट के बीच में।
अब आगे हम लोगों को और एक डिफरेंस मिलता है जिसका नाम है ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस या आइटम्स। सर ये ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग क्या है? जैसे थोड़े देर पहले हमने आपको ये लाइन अभी बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इकोनॉमिक सेंस में कभी भी बैलेंस नहीं होता है, पर अकाउंटिंग सेंस में इट विल ऑलवेज बी बैलेंस्ड। Thus, if BOP does not tally, then certain below the line transactions called accommodating transactions are used to cover deficit or surplus in BOP. इन द सेंस कि अगर बीओपी बैलेंस नहीं होता है तो हम लोग एक बिलो द लाइन ट्रांजैक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है एकोमोडेटिंग आइटम्स। एकोमोडेटिंग आइटम्स बिलो द लाइन ट्रांजैक्शन है, इन द सेंस इन लोगों को बीओपी में एकदम एंड में लाया जाता है। ये देखिए ये अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है तो इन लोगों को बीओपी में एकदम एंड पे लाया जाता है जब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका टैली नहीं होता है, तब इन चीजों को लाया जाता है। और इनको उनके किस नाम से हम लोग एंट्री करते हैं? इन लोगों का नाम होता है एकोमोडेटिंग। इन लोगों का नाम होता है एकोमोडेटिंग रिसीप्ट या एकोमोडेटिंग पेमेंट। मतलब जैसे कि अगर आपका रिसीप्ट साइड जो है वो बड़ा है और पेमेंट साइड जो है उसका बैलेंस छोटा है, तो आप क्या कर सकते हो? आप जितने से, जैसे मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे आ रहा है 2000 करोड़ और यहाँ आ रहा है 1500 करोड़, तो 500 करोड़ का जो शॉर्टेज है यहाँ पे, वो हम लोग यहाँ पे डाल के इस सिचुएशन को बैलेंस कर सकते हैं। पर ये 500 करोड़ ऐसे नहीं लिख सकते। कैसे लिख रहे हैं इस 500 करोड़ को हम लोग? एक्चुअली क्या होता है, जब आपका रिसीट बड़ा है और पेमेंट छोटा है तो हम लोग बेसिकली जो एक्सेस जो सरप्लस है उसको हम लोग यूज करते हैं अपना पुराना उधारी वगैरह चुकाने के लिए, या हम लोग किसी को लेंड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, पेमेंट साइड पे एक इक्विवेलेंट एंट्री आ जाएगा और फिर दोनों रिसीट और पेमेंट बैलेंस हो जाएगा। सिमिलरली अगर पेमेंट बड़ा हो जाए तो हम लोग रिसीट साइड पे भी कुछ ऐसा ही करेंगे, हम लोग दूसरे कंट्री से एक्सटर्नली बोरो कर लेंगे, जिससे मेरा रिसीट साइड उतना ही अमाउंट बोरो करेंगे जितने से बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिशिट दिख रहा है, डेफिशिट नहीं, जितने से बैलेंस ऑफ पेमेंट अनबैलेंस्ड है, जितने से बैलेंस ऑफ पेमेंट अनबैलेंस्ड है उतना हम लोग बाहर से बोरो करके वापस से सिचुएशन को इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं। भले आपके लिए सरप्लस अच्छा है और एडवर्स बुरा है, लेकिन एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द ईयर आपको पता होना ये जरूरी है कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शंस को इन्वॉल्व करते हैं और उन्हीं लोगों को हम लोग बोलते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। आई रिपीट, उन्हीं चीजों को हम लोग बोलते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, और ये लोग को बिलो द लाइन ट्रांजैक्शन बोला जाता है बिकॉज ये लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट के एकदम नीचे आता है। ठीक है, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस नहीं होता तभी इन लोगों को लाया जाता है। इसके अलावा इसके ऊपर जितना भी ट्रांजैक्शन है, ऊपर इन द सेंस ये सारा कैपिटल एंड करंट अकाउंट, ये सारा कंपोनेंट जो है इन सभी को हम लोग ऑटोनोमस बोलते हैं बिकॉज ये लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। देखिए, हमने इस बात को यहाँ पे मेंशन किया है। ऑटोनोमस आइटम्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। लेकिन जो एकोमोडेटिंग है, ये लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट पे बहुत हद तक डिपेंडेंट है बिकॉज इन लोग को उतने ही मात्रा में इंक्लूड किया जाता है जितने से बैलेंस ऑफ पेमेंट टैली नहीं हो रहा है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तो अपना बीओपी कभी भी टैली नहीं होता है हमेशा, और टैली तो होता ही नहीं, और हमेशा हम लोग को एडवर्स ही मिलता है क्योंकि अपना जो है आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है, बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में ज्यादा। These items place in both current account and current capital account. ऑटोनॉमस आइटम्स में सारा करंट और कैपिटल अकाउंट का ट्रांजैक्शंस को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। दिस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस ओनली इन कैपिटल अकाउंट।
ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस आर नोन एज अबव द लाइन, जैसे हमने आपको बताया। और एकोमोडेटिंग, क्योंकि इसको बस लाया जाता है बीओपी को टैली करने के लिए, इसीलिए ये सारा ट्रांजैक्शंस को हम लोग बिलो द लाइन ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। चलिए, सो नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर ऑलमोस्ट, जहाँ पे हम लोग बेसिकली कुछ पॉइंट्स, हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के साथ डिस्कस कर सके और आप लोग को समझ में आए कि अनफेवरेबल, जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस होता है तो वो कोई इशू नहीं है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करते। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस नहीं करता है और एक अनफेवरेबल सिचुएशन अराइज होता है, जिसको हम लोग डेफिशिट पढ़े थे पहले, या आप बोल सकते हैं एडवर्स सिचुएशन अराइज होता है, तो इसका रीजन क्या है? वाई द पेमेंट साइड इज ग्रेटर देन द रिसीव साइड, क्यों? ऐसा क्यों है? ठीक है। पहला, फॉल इन फॉरेन डिमांड। फॉल इन फॉरेन डिमांड इन द सेंस कि हम लोग जो गुड्स एक्सपोर्ट करते थे अब्रॉड, हो सकता है कि वहां अपना गुड्स का जो मार्केट था, अपना गुड्स का जो कस्टमर बेस था, वो खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है इन द सेंस कस्टमर है, पर शायद उन लोगों को अपना प्रोडक्ट अब नहीं पसंद आ रहा है, या उन लोगों को वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, या उन लोगों को बेटर ऑप्शन मिल गया है, कुछ भी हो सकता है। बट बॉटम लाइन ये है कि अपना सामान का डिमांड जो है वो फॉरेन में घट चुका है। तो दैट इज नोन एज फॉल इन फॉरेन डिमांड। तो फॉल इन फॉरेन डिमांड होता है तो बेटा जी एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा तो इनफ्लो होना बंद हो जाता है पैसे, या कम हो जाता है। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन इकोनॉमी। अगर जैसे मान लीजिए इंडिया में इन्फ्लेशन चल रहा है, तो इसके वजह से क्या होगा कि अपने इकोनॉमी में इन्फ्लेशन मतलब आपको पता ही है, राइज इन जनरल प्राइस लेवल। ठीक है। तो जनरली जब चीजों का दाम बढ़ने लगता है, चीज महंगा बन जाता है, तो हो सकता है कि हम लोग दूसरे किसी ऑप्शन में चले जाए। अपने होम कंट्री में अगर कोई चीज एक्सपेंसिव मिल रहा है, तो हो सकता है कि शायद अगर वो ही गुड्स अब्रॉड में बेटर और चीप प्राइस में मिल रहा है, तो हम लोग उन चीजों को अपने देश से खरीदने से बेटर ये समझते हैं कि अगर हम लोग उसको इंपोर्ट कर ले तो वो अपने लिए शायद सस्ता पड़ेगा। तो अपने इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन हो तो वापस से इंपोर्ट बढ़ सकता है, जिससे हम लोगों को अनफेवरेबल सिचुएशन फेस करना पड़ सकता है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, अब देखिए इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है। तो एक डेवलपिंग कंट्री होने की वजह से एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि इनिशियली हम लोगों को बहुत इंपोर्ट करना पड़ता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, रॉ मटेरियल्स हो, क्योंकि पहले हम लोग अगर उन चीजों को इंपोर्ट करें, फिर उन चीजों को यूज करके हम लोग अपना प्रोडक्शन बढ़ा करके एक स्टेबल पोजीशन या एक बेटर पोजीशन में पहुंच सकते हैं। लेकिन इनिशियली अपने को ग्रो करने के लिए इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, सो वी हैव अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड वी डिपेंड अ लॉट ऑन फॉरेन बॉडीज फॉर दोज इक्विपमेंट्स और रॉ मटेरियल्स, एनीथिंग यू कैन से। नेक्स्ट इज अप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट। ये जो टर्म अप्रिसिएशन है बेटा जी, ये फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर से बहुत हद तक रिलेटेड है। हमने एक छोटा सा स्पेस भी छोड़ा है ताकि आपको अप्रिसिएशन का मतलब समझा सके। देखिए अप्रिसिएशन मतलब होता क्या है, अब आपको समझ में आएगा कि कैसे अप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है, तो अपना बीओपी अनफेवरेबल हो जाता है। कैसे? देखिए अप्रिसिएशन मतलब कैसे हो गया, मान लीजिए एक एग्जाम्पल, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए $1 में है 60 रुपीज, मान लीजिए। ठीक है। अब कल दिन ये 60 रुपीज हो जाता है मान लीजिए 50 रुपीज, मतलब $1 में 50 हो गया। जैसे ये $1 का 60 रुपीज घट करके $1 में 50 रुपीज हो जाता है, देखने में तो लग रहा है कि यहाँ पे फॉल इन वैल्यू हुआ है, लेकिन पता है आपको बाबू, इंटरनली अपना करेंसी जो है वो पावरफुल बनता है। ऐसे सोच के देखो कि कोई एक फॉरेनर आपके पास आता है, अपना $1 देता है और आपका 60 रुपए लेकर के जाता है। कल दिन वही आदमी अपना $1 दे के आपका सिर्फ 50 रुपीज लेकर के जाता है। इसका मतलब बेसिकली इंडियन करेंसी जो है वो पावरफुल बनता है डॉलर के सामने। ऐसा होना तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। नुकसान ये है कि इस दौरान एक्सपोर्ट जो है वो बहुत हद तक कम जाता है, और इम्पोर्ट्स जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि अब हम लोगों को फॉरेन गुड्स जो है वो ऑलमोस्ट 50 रुपीज में, मान लीजिए $1 का कोई पेन है, तो जिसके लिए पहले मेरे को 60 रुपए खर्च करना पड़ता था, अब 50 रुपीज में हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट कम जाता है इस वक्त। तो एप्रिसिएशन अच्छा होने के साथ साथ अपने इकोनॉमी के लिए कुछ
बुराई दे करके जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के साथ। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब होता है बेसिकली ये डिमांड, ये जो टर्म है ये मार्केट डिमांड से भी रिलेटेड है। जब आप फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड पढ़ोगे तो ये टर्म आपको वहां पे रिलेटेड दिखेगा। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब होता है बेसिकली जैसे आज के टाइम पे हम लोग वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, तो इसके वजह से हम लोग उन लोगों का लाइफस्टाइल पोर्ट्रे करना चालू करते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो लोग कैसा, उन लोग का खान पान कैसा है, वो लोग कैसा क्लोथिंग यूज कर रहा है, कैसा एक्सेसरीज यूज कर रहा है, आईफोन यूज कर रहा है, और हम लोग भी उन्हीं सब चीजों के पीछे भागना शुरू करते हैं। और जैसे ही हम लोग ऐसा करते हैं, वापस से हम लोगों का इम्पोर्ट जो है वो बढ़ जाता है, और अपना बीओपी जो होता है वो अनफेवरेबल हो जाता है। अब आते हैं पॉपुलेशन प्रेशर। अगर आपका कंट्री में, अगर आपकी इकोनॉमी में पॉपुलेशन डे बाय डे बहुत ज्यादा ग्रो करना लगता है, तो प्रोबेबली आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाएंगे रिगार्डिंग फूड ग्रेन्स एंड एनी अदर थिंग्स। तो जब शॉर्टेज पड़ता है तो वापस से हम लोगों को इंपोर्ट करके उस शॉर्टेज को कवर अप करना पड़ता है। सो rise in population is another example, another reason for adverse BOP। तो ये सारा तो अब एडवर्स सिचुएशंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम लोग इस एडवर्स सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं, कैसे, किस तरीके से इस एडवर्स सिचुएशन से हम लोग बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि ये तो अपने इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो आइए, सबसे पहला पॉइंट जो इसमें अंडर हम लोग पढ़ते हैं वो है डेप्रीशिएशन। अब डेप्रिसिएशन इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ एप्रिसिएशन, याद रखना। एप्रिसिएशन में जैसे आपने पढ़ा था कि इंटरनली आपका करेंसी का वैल्यू बढ़ता है, डेप्रिसिएशन में इंटरनली आपका करेंसी का वैल्यू जो है वो घटता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हमने कुछ स्पेस छोड़ा है आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए। मान लीजिए $1 पे है 60 रुपीज, ठीक है। अब वापस से ये बन जाता है $1 में, कल दिन मान लीजिए 1 महीने बाद अचानक 70 रुपीज हो गया। तो इसके वजह से क्या हुआ, आपको देखने में तो लग रहा है कि 60 से 70 करेंसी का वैल्यू बढ़ा, नहीं, इंटरनली आप वीकर हो गए, आप वीकर साइड पे चले गए। कैसे वीकर साइड पे चले गए? वही अपना पुराना एग्जांपल लेते हैं कि एक फॉरेनर आपके पास आता है, अपना $1 दे के आपका 60 रुपए लेके जा रहा है। कल दिन वही इंसान अपना $1 दे के आपका 70 रुपीज लेकर के जा रहा है। तो आप नुकसान के साइड पे है, आपका करेंसी जो है वो वीकर साइड पे है। इस दौरान होता क्या है, इंपोर्ट जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि कोई भी बंदा अपना ज्यादा पे नहीं करना चाहता। जैसे हम ये पेन यूज कर रहे थे मान लीजिए, और ये स्टाइलस $1 का था, तो हम 60 रुपए देते थे, क्योंकि हमको तो अपनी ही करेंसी में आप पे करते हैं। ठीक है, बाद में कन्वर्शन है, तो नॉर्मली समझिए, तो मेरा 60 रुपीज गया। कल दिन यही पेन के लिए वापस $1 है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हुआ है, तो अब मेरे को $1 में इस पेन को खरीदने के लिए मेरे को अपना 70 रुपीज देना पड़ेगा। सो इन दैट केस इंपोर्ट बहुत हद तक घट जाता है, और बेटा जी एक्सपोर्ट जो है वो बहुत हद तक बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए डेप्रिसिएशन को एक वेपन के जैसा आप यूज कर सकते हैं अगेंस्ट एडवर्स बीओपी, अगेंस्ट अनफेवरेबल बीओपी, और यू कैन से डेफिशिएंट बीओपी। ठीक है, चलिए। अब ये डेप्रिसिएशन से ही मिलता जुलता एक टर्म है डिवैल्यूएशन। सेम जो हमने आपको डेप्रिसिएशन में एक्सप्लेन किया, डिवैल्यूएशन भी वही है, बस फर्क ये है, डेप्रिसिएशन को हम लोग फिक्स्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर यूज करते हैं। ये एक सिस्टम है जहाँ पे फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया जाता है। और डिवैल्यूएशन को हम लोग यूज करते थे पहले, जब 1991 से पहले, जब इकोनॉमी में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता था, जहाँ पे सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस इन्वॉल्व था एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए। वेर फ्लेक्सिबल में इन्वॉल्वमेंट कम जाता है, और मार्केट पे आपका एक्सचेंज रेट डिपेंड करता है, डिमांड और सप्लाई पे आपका एक्सचेंज रेट डिपेंड करता है, कोई भी खुद से डिटरमाइन नहीं कर सकता। अब हम लोग आते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन। जितना हो सके एक्सपोर्ट को प्रमोट करिए, एक्सपोर्ट पे टैक्सेस को कम करिए, एक्सपोर्ट करने पे आप टैक्स रिडक्शन दीजिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें और अपने देश में इनफ्लो हो सके। इंपोर्ट कंट्रोल, इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कोटा और टैरिफ का इस्तेमाल करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, इंक्रीज इन इंपोर्ट ड्यूटी,
इम्पोजिशन ऑफ कोटा एंड टैरिफ। टैरिफ मतलब टैक्सेस होता है, कोटा मतलब एक सीलिंग लगा दिया जाता है कि इससे ऊपर आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट इन सब चीजों का इस्तेमाल करके कोशिश करता है जितना हद तक इंपोर्ट को कंट्रोल किया जा सके। इंपोर्ट पे ड्यूटीज भी बढ़ा दिया जाता है ताकि इंपोर्टेड गुड्स महंगा हो जाए, इंसान उसको कम खरीदे, और इससे अपना जो आउटफ्लो होगा वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट। अगर कोई चीज हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं तो कोशिश करना चाहिए कि हम लोग वही गुड्स अपने देश में बनाना शुरू करें। अगर हम लोग वही गुड्स अपने कंट्री में बनाना शुरू करें तो हम लोगों को उसका इंपोर्ट करने का जरूरत नहीं होगा। इससे अपना इकोनॉमी एक्सपैंड भी होगा और अपना इंपोर्ट घटेगा भी, जिससे आउटफ्लो ज्यादा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट को यहाँ पे करना क्या है कि अपना जो मॉनेटरी पॉलिसी, आपको पता होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सेंट्रल बैंक के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट होता है। तो सेंट्रल बैंक जो है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स को यूज करता है, करने करके मनी को कंट्रोल करता है। अगर आप एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रखें तो मनी फ्लो बहुत हद तक इकोनॉमी में क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। अगर आप एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करते हैं तो क्रेडिट क्रिएशन, जो कि कॉमर्शियल बैंक का मेन फंक्शन है, वो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाता है, जिसके वजह से इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगा, इंसान के हाथ में लिमिटेड पैसा रहेगा, तो वो खर्च ज्यादा नहीं करेगा। इससे इंपोर्ट पे वापस से एक कंट्रोल या एक सीलिंग आ सकता है। और लास्ट है डिवैल्यूएशन, जो हम पहले आपको बता दिए है। डिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन का ही एक सिनोनिम है, बस डेप्रिसिएशन को हम लोग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में यूज करते थे जो अभी चलता है, और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे डिवैल्यूएशन यूज होता है जो पहले यूज किया जाता था। ठीक है। डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन के बारे में ये जानने के लिए, डेप्थ में अगर जानना है तो आपको फॉरेन एक्सचेंज वाला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। लेटर ऑनवर्ड्स हम उसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन पूरा वहां से मिलेगा। टिल देन, this was the brief about what is balance of payment and how, what is adverse situation, what is deficit, what is surplus, what are the components। इन सारे चीजों को जितना ब्रीफ में हो सकता है मैंने बताने का कोशिश किया है। होपफुल यू विल लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक, प्लीज subscribe my channel, and thank you till my wait for till my next video।